नमस्कार। HPR क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। पिछले लेसन में अपन ने मौलिक अधिकार की विशेषता देख ली थी और मौलिक अधिकार का अर्थ देख लिया था। आज अपन शुरू करेंगे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार। उनमें पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा मौलिक अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22। आज अपन 2 मौलिक अधिकारों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पिछले लेसन में अब मैंने बताया था कि 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का मौलिक अधिकार, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। आज पढ़ेंगे पहला जो मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। सारे अनुच्छेदों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सीधा सा प्रश्न आता है समानता के अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं, कहां से कहां तक है? 14 से 18। टोटल कितने हो गए? 5। पहला है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं, किसी भी व्यक्ति को कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। कानून की दृष्टि में विधि के समक्ष, विधि का मतलब है कानून, लॉ की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं, किसी भी व्यक्ति को कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। तो विधि के समक्ष जो समानता का जो विचार है वो अपने लिया ब्रिटेन से। ये याद रखना कि विधि के समक्ष समानता का विचार कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। एक होता है विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। एक होता है विधि की उचित प्रक्रिया, उचित प्रक्रिया। विधि के समान संरक्षण का वही मतलब है कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं। ये जो है वो नकारात्मक प्रभाव देता है, नकारात्मक रूप देता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति क्या है? समान है। तो विधि का जो समान संरक्षण है वो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। लेकिन विधि के समान संरक्षण के साथ साथ भारत में जो विधि की उचित प्रक्रिया को अपनाया गया है कि कुछ पद ऐसे हैं जिनको विशेष छूट दी गई है या उनको विशेषाधिकार प्राप्त है। वो कैसे हैं? विधि का सकारात्मक रूप है। सकारात्मक। ये जो विधि की उचित प्रक्रिया है भारत के संविधान में कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। अब विधि की उचित प्रक्रिया का सीधा सा अर्थ है कि कुछ पद ऐसे हैं, उन पदों को ग्रहण करने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए विशेष अधिकार हो सकते हैं। पहली बात क्या कर, नकारात्मक अर्थ क्या कह रहा था कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं, किसी भी व्यक्ति को कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। ये कैसा स्वरूप था? नकारात्मक था। सभी को समान मान रहा है। दूसरा, कौन सी प्रक्रिया को अपनाया गया? विधि की उचित प्रक्रिया को अपनाया गया। ये अपने अमेरिका से लिया गया है। ये सकारात्मक स्वरूप कहता है कुछ पद ऐसे हैं जिनके लिए विशेषाधिकार होने चाहिए। किस किस को विशेषाधिकार है? सबसे पहले देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361। 361 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए जिन कार्यों का उन्होंने निर्वहन किया है, पद ग्रहण करते हुए वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ऐसा नहीं कि मान लो राष्ट्रपति ने या राज्यपाल ने किसी विधेयक के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए, अधिनियम बन गया, बाद में न्यायालय उसके ऊपर कार्यवाही करे, ऐसा नहीं है। ये उसको विशेषाधिकार प्राप्त है। पद ग्रहण समय किस किस को? 2, राष्ट्रपति
और राज्यपाल पद पे रहते हुए जो कार्य किया है उसकी कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। ठीक है, वो पद ग्रहण के समय किए गए कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे, जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। दूसरी बात, राज्यपाल और राष्ट्रपति को पद पे रहते हुए कोई भी दंडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी, उनको कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। दूसरा, दंडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद के ऊपर हैं, उनको किसी भी प्रकार की सजा नहीं दी जाएगी फौजदारी मामलों में। अगर मान लो कोई व्यक्तिगत मामलों में, दीवानी मामलों में कोई वाद दायर हो जाता है, तो वाद दायर करने से पहले 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। 2 महीने की सूचना के बाद दीवानी मामले में कार्रवाई हो सकती है, इसमें भी सजा नहीं होगी। ठीक है, अनुच्छेद 361 के तहत ये क्या है, विधि की उचित प्रक्रिया को अपनाएगा। इन व्यक्तियों को विशेषाधिकार है, किसको, राष्ट्रपति और राज्यपाल को। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 361 के तहत। अब एक है 361A। मान लो संसद और विधानसभा की कोई भी कार्यवाही हुई, उस कार्यवाही को समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दिया। समाचार पत्रों में प्रकाशित करने वाला जो व्यक्ति है उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। संसद और विधानसभा के सत्र की कार्यवाही का प्रकाशन, या कहें सच्ची कार्यवाही का प्रकाशन, सच्ची कार्यवाही का प्रकाशन करने पर कार्यवाही नहीं होगी। कार्यवाही नहीं, कोई दावा नहीं कर सकता कि मैंने संसद में ये कहा था, वो कहा था। अगर किसी ने प्रकाशित कर दिया तो उसमें कोई कार्यवाही नहीं होगी। अब अनुच्छेद 105, संसद के सदस्य या संसद की किसी समिति के सदस्य ने संसद में क्या कहा, समिति में क्या बातें कही, मान लो कोई विवाद हो गया, उसकी न्यायालय में सुनवाई नहीं होगी। न्यायालय में सुनवाई नहीं होगी। मान लो मजाक में ऐसा हो गया कि किसी ने गाली गलौज कर दिया, संसद भवन के अंदर है, तो संसद भवन के जो अंदर बातें कही है उसको न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। उसी तरह आर्टिकल 194, अनुच्छेद 194 में विधानसभा या विधानमंडल के सदस्यों ने विधानसभा और विधान परिषद में क्या बातें कही या किसी समिति के सदस्य हैं, उसके ऊपर भी न्यायिक कार्यवाही नहीं हो सकती। कार्यवाही नहीं हो सकती। ये 4 अपवाद हैं विधि की समक्ष समानता का। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल, 361A के तहत संसद और विधानसभा की कार्यवाही से संबंधित, अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्य, संसद में क्या बातें हुई उसकी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं होगी। 194 के तहत विधानमंडल की कार्यवाही का प्रकाशन या विधानमंडल में क्या कार्य हुआ, किसकी क्या बात हुई, उसकी न्यायिक जांच नहीं होगी। यह हुआ अपना अनुच्छेद 14। अब दूसरी समानता का अधिकार है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा। विभेद नहीं। 5 आधार है।
धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन 5 आधारों पे व्यक्तियों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे होटल, स्नानागार, मनोरंजन स्थल, भोजनालय, ये सारे स्थान हैं, वहां पे किसी भी प्रकार का इन क्षेत्रों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 15(3) में लिखा है कि सरकार बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इन आधारों पर भेदभाव नहीं है, लेकिन सरकार ये क्या कर रही है, 15(3) के तहत, यह अनुच्छेद 15(3) के तहत क्या कहती है कि राज्य बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। ठीक है, 15(4) ये याद रखने वाली है। 15(2) याद रखना है कि राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, 15(3) के तहत। 15(4) में क्या है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। 2 आधार हैं, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन। शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पे राज्य क्या कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। जैसे अपन कहते हैं ना, SC, ST, OBC, इनको जो आरक्षण की व्यवस्था है वो किस में है, 15(4) में है। अब 15(5) देखते हैं। 15 में क्या था, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, 5 आधार थे। इन आधारों पे राज्य क्या करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। 15(3) में क्या कह दिया कि राज्य बच्चों और महिलाओं के लिए क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। और राज्य के द्वारा ही अनुच्छेद 15(4) में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन के आधार पे क्या कर दिया, उनको प्रावधान कर दिया कि ये क्या है, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इनके लिए क्या होना चाहिए, विशेष प्रावधान होना चाहिए। 15(5) सरकारी शिक्षण संस्थाओं में भी क्या कर सकता है, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था कर दी। 15(3) में शिक्षण संस्थाओं में SC, ST, OBC को आरक्षण। सरकारी शिक्षण संस्थान है, वहां पे सीटें हैं, वो आरक्षण के आधार पे निर्धारित कर दी गई। जैसे OBC है ना, OBC को कितने प्रतिशत आरक्षण है, 27% आरक्षण दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 93वां संविधान संशोधन। ये याद रखना है कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में SC, ST और OBC को आरक्षण अनुच्छेद 15(5) के तहत है, और 27% आरक्षण OBC को किस अनुच्छेद, किस विधान संशोधन के द्वारा दिया गया, 93वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब 15(6) EWS आर्थिक रूप से पिछड़ापन के आधार पर भी आरक्षण की व्यवस्था है कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक पिछड़ापन के, जो जनरल में दिया गया ना EWS को, जनरल में EWS को 10% आरक्षण है, उसमें 15(6) में क्या लिखा है कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में बच्चों को क्या मिलेगा, 10% कोटा मिलेगा। किस विधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये याद रखना है, 103 के द्वारा, 103 के द्वारा। 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2019 में हुआ था। ठीक है, ये हो गया अनुच्छेद
15 क्या कहता है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर व्यक्तियों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इसमें 15.3 क्या कहता है कि राज्य बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। 15.4 क्या कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन के आधार पर सरकार SC, ST और OBC को विशेष प्रावधान दे सकती है। 15.5 क्या कहता है कि सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं वहां पर भी SC, ST और OBC को क्या है, आरक्षण है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 93वें संविधान संशोधन द्वारा 2005 में हुआ है। 15.6 क्या कहता है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ापन के आधार पर भी 10% आरक्षण दिया जाएगा। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2019 में। अब अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त होंगे। राज्य किसी भी व्यक्तियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ने के सभी को क्या होंगे? समान अवसर प्राप्त होंगे। नौकरियों में आरक्षण के साथ साथ ये कह दिया कि जो निवास की शर्तें हैं, निवास की शर्त भी लगाई जा सकती है। कई नौकरी अपन देखते हैं ना, उसमें आता है कि वहां का नागरिक होना चाहिए या उस क्षेत्र से जुड़ा होना चाहिए। ये वर्तमान में सिर्फ 2 ही जगह से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन क्षेत्रों में क्या है, निवास की शर्त है, बाकी कहीं भी निवास की शर्तें नहीं है। ठीक है, हाँ, निवास की शर्त थी ये 16.3 में। ठीक है, अब 16.4, नौकरियों में भी SC, ST और OBC को क्या है, आरक्षण। सरकारी नौकरियों में SC, ST और OBC को आरक्षण। OBC को पहली बार आरक्षण कब दिया गया था? 1990 में दिया गया था। 1953 में काका कालेलकर आयोग बना था। काका कालेलकर आयोग बना था। इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी थी, इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार आई थी। उस समय VP मंडल बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरा अन्य पिछड़ा आयोग बना था। ये पहला पिछड़ा वर्ग आयोग है और इसे कहते हैं दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था वो 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में बनाया गया था। 1955 में इसने रिपोर्ट दी थी। दूसरा जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वो 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार ने VP मंडल की अध्यक्षता में गठित किया था, जिसने 1980 में रिपोर्ट दी थी, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया था। लागू किया गया था 1990 में VP सिंह के द्वारा, विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा। ठीक है, VP सिंह ने इस आरक्षण को लागू कर दिया और OBC को कितना आरक्षण दिया? 27% सरकारी नौकरियों में क्या दे दिया? आरक्षण दे दिया। दोनों याद रखना कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना था? 1953 में। दूसरा कब बना था? 1979 में। इसको मंडल आयोग भी बोलते हैं। इसने रिपोर्ट 1980 में दी थी। इस रिपोर्ट को लागू कब किया था? 1990 में। किसने किया था? VP सिंह ने। OBC को कितने आरक्षण दिया था? 27%। किस अनुच्छेद के तहत? संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में SC, ST और OBC को क्या दिया गया था? आरक्षण दिया गया। EWS को आरक्षण 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा दिया गया था।
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत कहता है कि व्यक्तियों के मध्य जाति के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसको समाप्त करना है। किसी भी तरीके के भेदभाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। इससे संबंधित संसद ने अधिनियम बनाया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, निवारण अधिनियम 1955 में। इस अस्पृश्यता निवारण अधिनियम को 1976 में संशोधित कर दिया। 1976 में क्या कर दिया? संशोधित कर दिया। और वर्तमान में अस्पृश्यता जो शब्द है उसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया। इसका नाम कर दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। कि किसी भी प्रकार का जो छुआछूत है, इस किसी का छुआछूत भी आ सकता है, छुआछूत। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत के अंत की बात की गई है? अनुच्छेद 17 में। ये अधिनियम कब आया था? 1955 में। इसको संशोधित करके इसका नया नाम क्या कर दिया है? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। अब देखते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। इसमें कहता है कि राज्य 2 तरीके की उपाधि देगा। शिक्षा की उपाधि है उसका आप उपयोग कर सकते हो, नाम के आगे काम में ले सकते हो। और सेना, राज्य शिक्षा व सेना के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं देगा। दूसरा, भारत का कोई भी नागरिक उपाधि ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेगा, राष्ट्रपति की अनुमति लेगा। भारत का कोई नागरिक है, विदेश में रह रहा है, भारतीय नागरिक है, रह कहां रहा है? विदेश में। इसको कोई दूसरा देश मान लो कोई उपाधि दे रहा है तो अनुमति किसकी लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की उपाधि को स्वीकार नहीं कर सकते। अब मान लो विदेशी नागरिक है, लेकिन भारत में क्या कर रहा है? लाभ का पद है उसके पास या कोई सरकारी नौकरी में, उसको कोई दूसरा देश या भारत अगर क्या दे रहे, उपाधि दे रहे हैं, तो किसकी अनुमति से लेगा? राष्ट्रपति की अनुमति से लेगा। ये याद रखना है। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। राज्य कितने प्रकार की उपाधि देगा? शिक्षा एवं सेना। कोई भी उपाधि लेगा किसकी अनुमति से लेगा? राष्ट्रपति की अनुमति से लेगा। कोई भारतीय नागरिक है, विदेश में रह रहे हैं, ठीक है, उसको अगर दूसरा देश नागरिकता देना चाहता है तो अनुमति किसकी लेनी होगी? राष्ट्रपति की। कोई विदेशी नागरिक है, भारत में लाभ के पद के ऊपर है, उपाधि कोई देना चाह रहा है, या मान लो भारत सरकार या कोई दूसरा देश देना चाह रहा है, तो किसकी अनुमति से होगी? राष्ट्रपति की अनुमति से। उसी तरह भारत में 1954 में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, पद्म श्री, ये पुरस्कार मिलते हैं ना। 3 प्रकार के पुरस्कार है पद्म श्री, पद्म भूषण, सबसे छोटा है पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। 3 प्रकार के पद्म श्री। दूसरा है पद्म भूषण, तीसरा है पद्म विभूषण, और सबसे बड़ा कौन सा है? भारत रत्न। ठीक है, ये 3 पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1954 में हुई थी।
ठीक है, ये केस न्यायालय में गया कि ये भी उपाधियां नहीं है क्या? तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये उपाधि नहीं है, ये क्या है? पुरस्कार है। ये याद रखना, कई बार ये प्रश्न आता है कि उपाधियों का अंत है तो ये 3 पुरस्कार दी जा रही है, क्या है? ये उपाधि नहीं है, ये क्या है? पुरस्कार है। इनकी शुरुआत हो गई थी 1954 में। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आई थी। इन तीनों पद्म पुरस्कारों को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया गया था। 1980 में पुनः इनको क्या कर दिया? चालू कर दिया गया। ये हो गया अपना पहला। अपन ने पढ़ा था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। 14 में क्या है? प्रथम कौन सा है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। भेदभाव नहीं। कौन से अनुच्छेद में? 15 में। अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समानता। अवसर की समानता अनुच्छेद 16। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत कौन से में? 17 में। लास्ट कौन सा? 5वां, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कौन से में है? 18। ये हो गया अपना समानता का अधिकार पूरा। इस लेसन में अपन इतना ही पढ़ेंगे। आगे वाले लेसन में अपन पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। जरूर बताना आपको लेसन कैसा लगा। बाकी आपको हैंडराइटिंग से तो पता ही लग रहा है ना? थोड़ी सी हैंडराइटिंग सही करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।